पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को एक भट्ट परिवार में, जिनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था, चीमाजी अप्पा। बाजीराव अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था, जिसके 3 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, जिनकी बचपन में भी मृत्यु हो गई थी। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम था मस्तानी, जो छत्रसाल के राजा की बेटी थी। बाजीराव उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके लिए पुणे के पास एक महल भी बाजीराव ने बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा था। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम कृष्णाराव रखा गया था। पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता था प्रधानमंत्री। वे मराठा छत्रपति राजा साहू के चौथे प्रधानमंत्री थे। बाजीराव ने अपना प्रधानमंत्री का पद सन 1720 से अपनी मृत्यु तक संभाला। उनको बाजीराव बल्लाह भट्ट और थोरल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक नहीं देखा गया। उनके 4 घोड़े थे, जिनमें से एक का नाम था नीला, गंगा, सारंगा और औलख। उनकी देखभाल वे स्वयं करते थे। बाजीराव 6 फुट ऊंचे थे। उनके हाथ भी लंबे थे। बलिष्ठ, तेजस्वी, कांतिवान, तांबई रंग की त्वचा उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती थी। न्यायप्रिय बाजीराव को सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पसंद थे। पूरी सेना को वे सख्त अनुशासन में रखते थे और अपने भाषण से वे सेना में जोश भर देते थे। मराठा साम्राज्य के पेशवा सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य कुके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में ही थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्लाह भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगस से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर कब्जा था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था। उनमें से एक थे बाजीराव। हालांकि आरोप यह है कि भारत के ऐसे वीरों को आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास को महिमामंडित किया है। बाजीराव ने शिवाजी के नाती साहू जी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उनकी ताकत का लोहा मनवाया था। देश में पहली बार हिंदू पादशाही का सिद्धांत भी बाजीराव ने प्रथम ने ही दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो, उसके साथ वे न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपहसालार भी थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे काफ़ी हद तक पेशवा बाजीराव ने पूरा किया था। होलकर, सिंधिया, पवार, शिंदे, गायकवाड़ जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आईं, वे सब पेशवा बाजीराव बल्लाह भट्ट की देन थी। ग्वालियर, इंदौर, पूना और बड़ौदा जैसी ताकतवर रियासतें बाजीराव के चलते ही अस्तित्व में आई थीं। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव के दम पर जिंदा थी। छत्रसाल की मौत के बाद उनका 1/3 हिस्सा भी बाजीराव को मिला।
हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव अकेला एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द वारफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बाद में यही आक्रमण शैली सेकेंड वर्ल्ड वार में अपनाई गई, जिसे ब्लिट्जक्रीग बोला गया। अमेरिकी सेना ने उनकी पालखेड़ की लड़ाई का एक मॉडल ही बनाकर रखा है, जिस पर सैनिक को युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाजीराव का युद्ध रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से भी अच्छा माना जाता था। नर्मदा पार सेना ले जाने वाला और 400 वर्ष की यवनी सत्ता को दिल्ली में लाकर ललकारने वाला बाजीराव पहला मराठा था। निजाम के खिलाफ अभियान पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1921 में निजाम उल मुल्क असफ जह प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया, पर तब भी निजाम नहीं माना और मराठों के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूलने लगा। सन 1722 में निजाम को मुगल शासन का वजीर बना दिया गया, परंतु सन 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को डेक्कन से अवध भेज दिया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और वे दोबारा डेक्कन चला गया। सन 1725 में निजाम ने मराठा कर अधिकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया और वह इस प्रयास में सफल हुआ। इसके एवज में 27 अगस्त सन 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया और उन्होंने जालना, बुरहानपुर और खानदेश सहित निजाम ने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे बलखेद की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई और उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया। इसके अलावा मालवा का अभियान, बुंदेलखंड का अभियान, गुजरात का अभियान, सिद्दियों के खिलाफ अभियान, मुगलों के गढ़ दिल्ली के खिलाफ अभियान और यही सब हुआ। 19-20 साल के उस युवा बाजीराव ने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। ये घटना भंसाली की फिल्म में नहीं है। दिल्ली पर आक्रमण उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम था। वे अक्सर शिवाजी के नाती छत्रपति शाहू से कहते थे कि मुगल साम्राज्य बिना मराठों की ताकत को बुलंदी पर पहुंचाना मुमकिन नहीं और दिल्ली को तो मैं कभी भी कदमों पर झुका दूंगा। छत्रपति शाहू 7 से 25 साल की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे। वे मुगलों की ताकत को बखूबी जानते थे, लेकिन बाजीराव का जोश उस पर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र को ही नहीं, पूरे पश्चिम भारत को मुगल आधिपत्य से मुक्त कर दिया था। फिर उन्होंने दक्कन का रुख किया। दक्कन में निजाम, जो मुगल बादशाह से बगावत कर चुका था, एक बड़ी ताकत था। कम सेना होने के बावजूद बाजीराव ने उसे कई युद्धों में हराया और कई शर्तें थोपने के साथ उसे अपने प्रभाव में लिया था। इधर उन्होंने बुंदेलखंड में मुगल सिपह सालार मोहम्मद बंगस को हराया। कई बार पेशवा से मात खा चुके मुगलों का हौसला कमज़ोर हो चुका था। 1728 से 1735 के बीच पेशवा ने कई जंगें लड़ी। पूरा मालवा और गुजरात उनके कब्जे में आ गया। बंगस, निजाम जैसे कई बड़े सिपह सालार पस्त हो चुके थे। इधर दिल्ली का दरबार ताकतवर सैयद बंधुओं को ठिकाने लगा चुका था और निजाम पहले ही विद्रोही हो चुका था। औरंगजेब के वंशज और 12वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता था। जंग लड़ने की उसकी आदत में जंग लगा हुआ था। कई मुगल सिपह सालार विद्रोह कर रहे थे। उसने बंगस को हटाकर जय सिंह को भेजा, जिसने बाजीराव से हारने के बाद उनको मालवा से चौथ वसूलने का अधिकार दिलवा दिया। मुगल बादशाह ने बाजीराव को डिप्टी गवर्नर भी बनवा दिया।
लेकिन बाजीराव का बचपन का सपना मुगल बादशाह को अपनी ताकत का परिचय करवाने का था। वो एक प्रांत का डिप्टी गवर्नर बनके या बंगस और निजाम जैसे सिपह सालार को हराने से कैसे पूरा होता। उसके बाद होता है दिल्ली पर आक्रमण। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सादात खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्लाहराव होलकर और पिलाजी जाधव की सेनाएं यमुना पार करके दोआब में आ गईं। मराठों से खौफ में था। सादात खां उनसे 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास तो कभी भी एक मोर्चे पर इतनी सेना नहीं रही थी, लेकिन उनकी रणनीति के चलते मल्लाहराव होलकर ने रणनीति अनुसार मैदान छोड़ दिया। सादात खां ने इसे मराठों का डरना समझा और उसने डींगे मारते हुए अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया और खुद सेना लेकर मथुरा की तरफ चला गया। बस उसी वक्त बाजीराव ने सादात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर पर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि ये खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ आया। आज यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम है, वहाँ बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की। बिना रुके बिना थके देश के इतिहास में ये अब तक 2 आक्रमण ही था सबसे तेज माने गए, और एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव ने ताल कटोरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घोड़े उसके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 8 से 10,000 सैनिकों की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। ये 28 मार्च 1737 का दिन था, मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन। कितना आसान था बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली पर कब्जा कर लेना। लेकिन बाजीराव की जान तो पुणे में बसती थी, महाराष्ट्र में बसती थी। वे 3 दिन तक वहीं रुके रहे। एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली थी कि लाल किले के गुप्त रास्ते से भागकर अवध चला जाए, लेकिन बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। वे 3 दिन तक वहीं डेरा डाले रहे और पूरी दिल्ली एक तरफ से मराठों को रहमो करम पर थी। उसके बाद बाजीराव वहां से लौट आते हैं। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस समय वे इंदौर के पास खरगोन शहर में रुके थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाजीराव का निधन मालवा में ही नर्मदा किनारे रावेर खेड़ी में लू लगने के कारण हुआ था। अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में न चल बसता तो ना अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें नहीं होती। बाजीराव का केवल 40 साल की उम्र में इस तरह दुनिया से चले जाना मराठों के लिए ही नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा भारत, और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। वाराणसी में उनके नाम का एक घाट है जो खुद बाजीराव ने 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिड़ला मंदिर में उनकी एक मूर्ति है। कच्छ में उनका बनाया आईना महल, पूना में मस्तानी महल और शनिवारवाड़ा है। पूना शहर के कस्बे से महानगर में तब्दील करने वाले बाजीराव बल्लाह भट्ट थे और सतारा से लाकर कई अमीर परिवार वहां बसाए गए थे। इस तरह से पेशवा बाजीराव बल्लाह का जीवन परिचय था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।